सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो ए प्लस लॉ अकेडमी के चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है सीबीआई के पीपी एपीपी को लेके, उस पर्टिकुलर एग्जाम में हमारे 8 स्पेशल लॉज हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एनवायरमेंटल एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, उसके साथ साथ आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कंपटीशन एक्ट और कंपनीज एक्ट। अब ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने हमारी मेंबरशिप ले रखी है, आप सभी लोग जानते हैं कि हम ऑलरेडी 7 सब्जेक्ट्स के ऊपर जो डिस्कशंस है वो कर चुके हैं। 7 सब्जेक्ट्स हम लोग कवर कर चुके हैं। अब लास्ट हमारा सब्जेक्ट जो बचता है दैट इज द कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट को लेके मेरे पास बहुत सारे बच्चों की स्पेशल रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कंपनीज एक्ट की क्लासेस लगेंगी या नहीं लगेंगी। डेफिनेटली लगेंगी। आज का ये जो सेशन है ये सारे हमारे व्यूअर्स के लिए अवेलेबल है, और इसके बाद जो आगे आने वाले सेशंस होंगे वो हमारे मेंबर्स के लिए स्पेसिफिकली रहेंगे। यूपीएससी के सीबीआई के इस एग्जाम को लेके हमारे यूट्यूब चैनल पे स्पेसिफिक मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो सिर्फ 119 रुपए में आपको ये मेंबरशिप मिल जाती है, जिसमें आपको 8 सब्जेक्ट्स के पूरे क्लासेस जो है वो आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ केस लॉज बेस्ड क्लासेस भी आपको जो है वो मिल रही हैं। और ऑलरेडी हम लोग 5 to 6 सब्जेक्ट्स के केस लॉज डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट्स के केस लॉज जो है वो आने वाले क्लासेस में हम लोग कर देंगे। चलिए आज के सेशन में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं उसके ऊपर बात करते हैं। एज फार एज कंपनीज एक्ट इज कंसर्न, दैट इज द मेन एरिया ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे। लेकिन कंपनीज एक्ट में जाने से पहले मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जितने भी कैंडिडेट्स जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, आप लोगों को ए प्लस लॉ अकेडमी जो है, हम लोग डेडिकेटेड फाउंडेशन कोर्स जो है हमारा जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम के लिए रहता है। पास्ट में रिमार्केबल रिजल्ट्स ए प्लस लॉ अकेडमी के रहे हैं, और इस बार जो है हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 19 में से 12 सिलेक्शंस जो है वो ए प्लस लॉ अकेडमी के कैंडिडेट्स के रहे। इसके साथ साथ रिमेनिंग ऑफ द अदर स्टेट्स में भी ए प्लस लॉ अकेडमी के बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं वो बने हैं। इसी के साथ साथ हम लोग अभी रिसेंटली हमारा नया बैच भी जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट पेपर्स देना चाहते हैं, फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके जो भी इंक्वायरी आपको करनी है वो आप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर इज 8894176736। तो दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क करके जो है, जो आपको डिटेल्स चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द यूपीएससी एग्जाम, यूपीएससी के सीबीआई के एग्जाम को लेके जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, उस टेस्ट सीरीज को लेके भी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप वो इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ जुडिशरी के कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, फाउंडेशन क्लासेस लगाना चाहते हैं, क्रैश कोर्सेज करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं, वटेवर यू नीड वी आर देयर टू प्रोवाइड यू। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग सेव कर लीजिए। जुडिशरी एग्जाम्स को लेके यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, एज वेल एज फॉर द यूपीएससी एग्जाम जो अभी 11 जनवरी को हमारा कंडक्ट होने वाला है। चलिए बात करते हैं आज के सेशन में कंपनीज एक्ट के ऊपर हम क्या डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। आज का जो हमारा एरिया है दैट इज बेसिकली कि हम 2 चैप्टर्स जो है उनको डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 1 और 2। कंपनीज एक्ट नो डाउट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेंदी सब्जेक्ट है, और इसके साथ साथ एक और चीज कि 470 सेक्शन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो थोड़ी ज्यादा रहेंगी, और कोशिश रहेगी हमारी कि आपको ब्रीफ में सारी चीजें जो है रिलेट की जाएं। और इस पूरे एग्जाम को लेके जो भी हम लोग प्रिपरेशंस करवा रहे हैं, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि इसके बियॉन्ड भी आपको, जैसे केस लॉज हम करवा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने एंड पे भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी है, एमसीक्यूज आपने जरूर लगाने हैं। नाउ द पॉइंट इज कि कंपटीशन एक्ट जैसे हमने डिस्कस किया था, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर कंपटीशन एक्ट करवा दो, तो उसमें हमने डिस्कशन किया, बहुत टेक्निकल लॉ था। उसी तरह से कंपनीज एक्ट एक लेंदी लॉ है। तो इस एग्जाम में जैसे कंपनी प्रोसिक्यूटर के लिए भी सिलेक्शन जो है वो होगा, तो आप लोगों को कंपनीज एक्ट से डेफिनेटली सवाल जो है वो आएंगे। अब कंपनीज एक्ट में क्या है, देखो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसे पुराना जो हमारा कंपनीज एक्ट था 1956 का, उसके बाद 2013 में नया कंपनीज एक्ट आया। और कंपनीज जो है जैसे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, निधि कंपनी, बहुत अलग अलग तरह के फॉर्मेशंस हैं। यहां से सवाल आने की संभावना बहुत है कि अच्छा मिनिमम मेंबर कितने चाहिए, मैक्सिमम मेंबर कितने चाहिए, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। तो चलिए आगे की बात शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तो शॉर्ट टाइटल है दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013।
जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन के बाद कंपनीज एक्ट जो है वो J&K और इसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख दोनों में अप्लाई हो रहा है, तो इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया। इसके बाद अगला जो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये एक्ट की एप्लीकेशन किस चीज पे है, कौन कौन सी चीजों पे, कौन कौन सी कंपनीज पे कंपनीज एक्ट जो है वो अप्लाई होता है। तो यहां से आपको एक एग्जाम में सवाल आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, दैट इज कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। तो प्रीवियस कंपनी लॉ कौन सा है? जो पुराना कंपनीज एक्ट था 1956 का, 1956 का पुराना जो कंपनीज एक्ट था उसके अंदर भी जो भी कंपनीज रजिस्टर हुई हैं उनके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई कर रहा है, और जो नई कंपनीज रजिस्टर हुई हैं 2013 के बाद उनके ऊपर भी अप्लाई करेगा। दूसरा है इंश्योरेंस कंपनीज। तो जनरली हमारे पास एक सेपरेट लॉ है, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, जो इंश्योरेंस के कंपनीज को रेगुलेट करता है, लेकिन कंपनीज एक्ट भी उसको रेगुलेट करेगा अगर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस जो हैं वो IRDA के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है। इट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के साथ अगर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो अप्लाई कर रहा है। थर्ड वन इज बैंकिंग कंपनीज। तो बैंकिंग कंपनीज जितनी भी होती हैं, बैंकिंग कंपनीज आर बेसिकली रेगुलेटेड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वो एक स्पेशल लॉ है, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो बैंकिंग कंपनीज के ऊपर भी अप्लाई करता है until it is inconsistent with the बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के ऊपर भी लगता है, अगर कोई भी प्रोविजन कंपनीज एक्ट का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है तो कंपनीज एक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के ऊपर भी अप्लाई करेगा, और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये पॉइंट आपने सबसे पहले ध्यान में रखना है कि किस किस के ऊपर कंपनीज एक्ट जो है वो अप्लाई कर रहा है। नंबर 2, डेफिनेशंस पे बात करते हैं। बहुत सारी डेफिनेशन, नंबर ऑफ डेफिनेशंस आर देयर इन द कंपनीज एक्ट, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है उनको इस क्लास में आज डिस्कस करेंगे। तो पहली डेफिनेशन जो है वो कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 20 के अंदर जो आपको मिलती है वो आपको मैं बता रहा हूं कि कंपनी की डेफिनेशन कहती है कंपनी which is incorporated under this act or any previous company law। जैसे पुराना जो कंपनी लॉ था that was of 1956, तो उसके अंदर भी अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो that will be considered to be company under this act also, and company is a separate legal entity from its members। तो जिन लोगों ने कॉमर्स नहीं पढ़ा है और कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि कंपनीज एक्ट जो है जब किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट हम कर देते हैं, रजिस्टर कर देते हैं, तो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी के नाम पे मुकदमा हो सकता है, कंपनी अपने नाम पे मुकदमा कर सकती है, सो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, यू कैन से इट इज अ लीगल एंटिटी। इसके बाद अगली जो डेफिनेशन है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन आपको सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 11 में मिल रहा है। तो बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड्स कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इंपॉर्टेंट सवाल है कि बॉडी कॉर्पोरेट में क्या कंपनी इंक्लूड होती है? द आंसर इज यस, वेदर द कंपनी इज रजिस्टर्ड इन इंडिया और इट इज आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट वन इज एक्सक्लूजन। क्या है बॉडी कॉर्पोरेट में, क्या चीजें इंक्लूड नहीं होंगी? तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट एंड एनी बॉडी कॉर्पोरेट एक्सक्लूडेड बाय द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। तो ये पॉइंट आपको जरूरी है कि बॉडी कॉर्पोरेट जो है क्या वो कंपनी को इंक्लूड करता है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, और एग्जाम के लिए ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद क्या होता है कि देखो कोई भी कंपनी अगर बनेगी तो कंपनी के दो बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वन इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अदर वन इज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो आपको सेक्शन 2 क्लॉज 56 में मिलता है, जिसको हम बेसिकली चार्टर ऑफ द कंपनी के नाम से डिनोट करते हैं। इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में वो सारी चीजें मिल जाएंगी कि जी अच्छा कंपनी का नाम क्या है, तो नेम क्लॉज, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे है, ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, लायबिलिटी क्लॉज क्या रहेगी, कैपिटल जो है कंपनी की वो क्या रहेगी। सो ये सारी चीजें जिस डॉक्यूमेंट में आती हैं उस डॉक्यूमेंट को MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नाम से हम डिनोट कर देते हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बेसिकली कंपनीज के अंदर के अफेयर्स कैसे चलेंगे, इंटरनल अफेयर्स कैसे रेगुलेट होंगे, इसके लिए AOA बनाया जाता है। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 5 के अंदर ये मिलता है आपको, दैट इज इंटरनल रूल बुक ऑफ द कंपनी एंड इट रेगुलेट्स द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये आपने डेफिनेशंस का खास ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 41 के अंदर कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन आपको मिलता है फाइनेंशियल ईयर का। फाइनेंशियल ईयर जो है वो जनरली 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो जनरल रूल इज इट एंड्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, लेकिन एक्सेप्शन है कि अगर कोई फॉरेन होल्डिंग्स है या फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है तो ऐसे सिनेरियो में फाइनेंशियल ईयर कुछ और हो सकता है विद द अप्रूवल ऑफ द
गवर्नमेंट। तो फॉरेन होल्डिंग्स में, फॉरेन सब्सिडरी वाले केसेस में अगर गवर्नमेंट से आपने अप्रूवल लिया है तो फाइनेंशियल ईयर कुछ और जो है काउंट किया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 68 के अंदर, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या है कि मान लीजिए मुझे कंपनी बनानी है तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो पहली चीज कि प्राइवेट कंपनी के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको पता होने चाहिए कि इट रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। नंबर 2, इट लिमिट द मेंबर्स अप टू 200। थर्ड वन इज इट प्रोहिबिट्स द पब्लिक इन्विटेशन फॉर सिक्योरिटीज, कि आप लोगों से जो है पब्लिक इन्विटेशन करके आप लोगों को सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए नहीं बोल सकते हैं। थर्ड वन इज देयर इज नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड। तो कंपनीज में ना अलग अलग तरह की कैपिटल की बात होती है, तो वहां से जब हम प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट कंपनी में कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है। अब ये पॉइंट रिमूव हो चुका है। अगला जो डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 71 के अंदर पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है? वो कंपनीज जो पब्लिकली लिस्टेड है। लिस्टेड कैसे होती है आप लोगों को समझाने के लिए मैं ब्रीफ देता हूं। जैसे कोई भी कंपनी जब अपनी कंपनी को पब्लिकली लिस्ट कर दे, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा दे, तो जब लिस्टिंग हो जाएगा तो आप लोगों से अपने शेयर्स परचेज करने, लोगों को कहोगे कि आप हमारे शेयर्स परचेज कर सकते हो। इट मींस व्हेन यू आर इनवाइटिंग पब्लिक टू परचेज योर सिक्योरिटीज, तो आपने पब्लिक ऑफर दिया, पब्लिक ने आपकी सिक्योरिटीज परचेज करी और आपकी कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी के नाम से डिनोट होगी। सो पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए एंड इट कैन इशू शेयर्स टू द पब्लिक। इसके बाद एक और नया कॉन्सेप्ट है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आया, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 62 के अंदर, दैट इज 1 पर्सन कंपनी। अकेला व्यक्ति भी कंपनी बना सकता है। कि जैसे लेट्स सपोज आई एम अ प्रोप्राइटर ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी प्रोप्राइटरशिप को कंपनी के अंदर रेगुलेट करना है, कंपनी बनाना है, तो मैं 1 पर्सन कंपनी बना सकता हूं। और लेकिन 1 पर्सन कंपनी में अ कंपनी विद ओनली 1 मेंबर, नॉमिनी जो है वो इसमें मैंडेटरी रहेगा और इसमें कंप्लायंस जो है नॉर्मली वो कम होता है, आपको प्रोविजंस की कंप्लायंस कम करनी होती है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है दैट इज स्मॉल कंपनी। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको एग्जाम में आ सकता है कि स्मॉल कंपनी क्या होगी। तो स्मॉल कंपनी वो प्राइवेट कंपनी है जिसका या तो पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से कम है या टोटल टर्नओवर 40 करोड़ से कम है। तो पेड अप कैपिटल या तो 4 करोड़ से कम है या टर्नओवर 40 करोड़ से कम है, तो इसको स्मॉल कंपनी के नाम से आप डिनोट करोगे। द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड टू बी अ स्मॉल कंपनी। अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो बेशक उसका पेड अप कैपिटल या टर्नओवर कम हो, लेकिन पब्लिक कंपनी को आप स्मॉल कंपनी नहीं बोल सकते। इट इज अ होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, तो भी आप इसको स्मॉल कंपनी नहीं बोलोगे। इफ इट इज अंडर सेक्शन 8 चैरिटेबल कंपनी, तो भी इसको आप जो है स्मॉल कंपनी नहीं बोलोगे। और अगर ये गवर्नमेंट की कोई कंपनी है विच इज फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट, तो भी इसको आप स्मॉल कंपनी नहीं कहोगे। अगला जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट वो है एसोसिएट कंपनी का। एसोसिएट कंपनी क्या होती है कि जब एक कंपनी में दूसरी कंपनी 20% से ज्यादा की होल्डिंग ले ले। So a company which is in which another company holds 20% or more of the voting power, 20% से ज्यादा जब दूसरी कंपनी के पास वोटिंग पावर चली गई तो दूसरी कंपनी जो वो एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी। अगर ए कंपनी ने बी कंपनी के 20% वोटिंग राइट्स ले लिए तो ए कंपनी बी कंपनी का एसोसिएट कंपनी माना जाएगा एंड इट हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस डिसीजंस। अगला जो डेफिनेशन है दैट इज 2 क्लॉज 46 में होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या होता है? होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी का, तो होल्डिंग कंपनी होती है कंपनी कंट्रोलिंग अनदर कंपनी। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही है तो इसको होल्डिंग कंपनी के नाम से हम डिनोट करेंगे। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है कि जब एक कंपनी जो है वो जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनको कंट्रोल कर रही है। वेयर होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन अगर आप देखें तो लिखा है वेयर होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड एंड होल्ड्स नॉट लेस देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर। तो अगर 50% तक वोटिंग पावर जो है वो एक कंपनी के पास है तो ऐसे सिनेरियो में दूसरी कंपनी को सब्सिडरी कंपनी के नाम से डिनोट किया जाएगा। अगला जो पॉइंट है इट इज की मैनेजरियल पर्सोनल, KMP कहा जाता है इसको, की मैनेजरियल पर्सोनल, कि कौन कौन से लोग हैं जो मेन वहां पे मैनेजमेंट जो है संभालेंगे। तो इसमें CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, ये सब बराबर रखे गए हैं। इसके बाद CS, होल टाइम डायरेक्टर, CFO, 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर्स इफ डेजिग्नेटेड एंड एनी ऑफिसर प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स। तो ये सारे जो
ऑफिसर, ये सारे जो लोग हैं ये की मैनेजरियल पर्सोनल के नाम पे KMP के अंदर जो है कवर होंगे। आपने इस लिस्ट को ध्यान में रखना है। वन इज CEO या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर, देन CS होल टाइम डायरेक्टर, CFO वन लेवल बिलो डायरेक्टर्स इफ डिजिग्नेटेड, और एनी अदर पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय रूल्स। तो इसके बाद अगला जो डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 34 के अंदर ये आपको मिलता है, जिसमें एनी पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय अ बोर्ड, तो कंपनी के बोर्ड मेंबर्स होते हैं, बोर्ड मेंबर्स जिस व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे वो व्यक्ति जो है वो डायरेक्टर माना जाएगा। अब एक नया कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आया, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है कि ये लोग बेसिकली कंपनी इन्होंने शुरू नहीं करी लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। अब इनका रोल क्या है, तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 47 और सेक्शन नंबर 149, सेक्शन 2 क्लॉज 47 एंड सेक्शन 149 के अंदर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट मिलता है कि अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु हैज इंटीग्रिटी एंड रेलेवेंट एक्सपर्टीज, वो व्यक्ति जिसके पास एक प्रॉपर जो है एक्सपीरियंस है कंपनीज को चलाने का, ही हैज नो पेक्युनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, इसने कंपनी में कोई पैसा एटसेट्रा जो है वो इन्वेस्ट नहीं किया है, इज नॉट हैविंग एनी पेक्युनरी इंटरेस्ट, नॉट रिलेटेड टू द प्रमोटर्स और डायरेक्टर, ना ये कंपनी का प्रमोटर है ना उससे रिलेटेड है ना डायरेक्टर है, एंड ही इज स्पेशली अपॉइंटेड इन द लिस्टेड कंपनी फॉर गवर्नेंस। तो इनको बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कंपनी की गवर्नेंस के लिए जो है अपॉइंट किया जाता है। अगला जो पॉइंट है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि मान लीजिए एक पब्लिक कंपनी बनना चाहती है, पब्लिक कंपनी लोगों को यह बताएगी कि आप हमारी सिक्योरिटीज को कैसे क्यों परचेज करो, तो जब आप उनसे सेटिस्फाई होंगे, उनके प्रोस्पेक्टस को पढ़ेंगे, तभी आप उनकी सिक्योरिटीज खरीदेंगे। तो इसीलिए अगला जो डेफिनेशन है प्रोस्पेक्टस, एनी डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज। तो जब कोई भी कंपनी अपन लोगों को इनवाइट करती है कि आप हमारी सिक्योरिटीज खरीदे, तो जिस डॉक्यूमेंट के आधार पे वो करती है उसको हम प्रोस्पेक्टस के नाम से डिनोट करते हैं। अगला डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 31 के अंदर डिपॉजिट्स का डेफिनेशन, एनी मनी रिसीव्ड बाय कंपनी एक्सेप्ट दोज एक्सक्लूडेड बाय द रूल्स। तो कोई भी पैसा जो कंपनी के अंदर आया है, कंपनी ने रिसीव किया, उसको डिपॉजिट के नाम से हम डिनोट करेंगे, जैसे कि लेकिन कुछ अगर एक्सक्लूड किया गया रूल्स के द्वारा तो वो एक्सक्लूजन में रहेगा, दैट इज बैंक लोन, डायरेक्टर्स डिपॉजिट, शेयर एप्लीकेशन मनी, ये सारे जो है डिपॉजिट्स जो है माने जाते हैं। अगला जो डेफिनेशन 2 क्लॉज 16 के अंदर चार्ज की बात है कि लियन और सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन कंपनी प्रॉपर्टी, अगर कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर, कंपनी के नाम पे जो प्रॉपर्टी खरीदी गई, उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई लोन एटसेट्रा लिया गया और कंपनी की प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी रख दिया गया है, तो उसको हम कहेंगे कि कंपनी की प्रॉपर्टी जो है चार्ज में रखी गई है या मॉर्गेज में रखी गई है। अगला जो पॉइंट है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटरी। कॉन्ट्रीब्यूटरी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 26 के अंदर है। कॉन्ट्रीब्यूटरी वो व्यक्ति है जो कंट्रीब्यूट करता है, who is liable to contribute during winding up, who is liable to contribute during winding up। तो अगर कंपनी का वाइंडिंग अप चल रहा है तो जो व्यक्ति उस वाइंडिंग अप प्रोसेस में कॉन्ट्रीब्यूशंस क्रिएट करेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, तो दैट एंड इज लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट, तो उस व्यक्ति को कॉन्ट्रीब्यूटरी के नाम से डिनोट किया जा रहा है। अगला जो डेफिनेशन है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2 क्लॉज नंबर 40 के अंदर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, हर फाइनेंशियल ईयर के बाद कंपनीज को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट कर बनानी है, जिसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट। तो ये 5 चीजें आपने ध्यान में रखनी है जो आती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। 2 क्लॉज 40 के अंदर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है स्मॉल कंपनीज के लिए या 1% कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट्स, ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगला डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 43 फ्री रिजर्व्स की बात है। तो फ्री रिजर्व्स क्या है, ये वो रिजर्व्स हैं जिसको हम डिविडेंड देने के लिए यूज करेंगे। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता लगेगा कि डिविडेंड क्या होता है। जब आप शेयर्स परचेज करते हैं तो आपको शेयर के बेसिस पे आपको डिविडेंड मिलता है, कंपनी आपको डिविडेंड देती है, विच इज अ रिटर्न ऑन परचेजिंग द शेयर ऑफ द कंपनी, राइट। तो फ्री रिजर्व्स में से जो है डिविडेंड दिया जाता है। तो एंड इट डज नॉट इंक्लूड्स रीवैल्यूएशन रिजर्व्स। तो आपने यहां से आपको एग्जाम में सवाल आ सकता है कि रिजर्व इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट डज नॉट इंक्लूड्स रीवैल्यूएशन रिजर्व्स। अगला जो पॉइंट है दैट इज लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है, तो 2 क्लॉज नंबर 52 के अंदर लिस्टेड कंपनी बताया गया है। अ कंपनी वेयर सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब जैसे हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो सेबी के द्वारा ऑथराइज किए गए हैं।
तो कंपनीज जो अपनी सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दे, उन कंपनीज को हम लिस्टेड कंपनी के नाम से डिनोट करते हैं। सो ये आपको लिए सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो थी वो मैंने आपको बताई। इसके बाद जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होगा वो है सेक्शन नंबर 3 के आगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। एज फार एज द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज कंसर्न, कोई भी लॉफुल पर्पस के लिए आप कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं। अब लेकिन प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी के लिए एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल भी बहुत बार आता है, दैट व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस हु कैन फॉर्म कंपनी एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस। तो उस सिनेरियो में एक छोटा सा पॉइंट है कि पब्लिक कंपनीज के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी है मिनिमम 2 लोग और 1% कंपनी है तो एक कोई भी सिंगल व्यक्ति जो है 1% कंपनी को फॉर्म कर सकता है। पब्लिक कंपनी का जैसे आप एग्जांपल लेना चाहे तो रिलायंस इंडस्ट्री की पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए इन्फोसिस कैन बी कंसीडर्ड, या प्राइवेट कंपनी के लिए और भी बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल सकते हैं। इसके बाद 1% कंपनी जो है वो कोई भी सिंगल एंटरप्रेन्योर जो है वो चला सकता है। इसके बाद जो इसमें की पॉइंट्स हैं कि जो सब्सक्राइबर्स मस्ट साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो भी व्यक्ति कंपनी के शेयर्स ले रहा है उस व्यक्ति को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसको साइन करना होता है। ईच सब्सक्राइबर मस्ट एटलीस्ट टेक एटलीस्ट 1 शेयर इफ द कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल, तो हर सब्सक्राइबर को कम से कम एक शेयर जो है वो लेना ही पड़ेगा। तो ये जितने भी लोग हैं, जैसे जितने भी पर्संस हैं, जो मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस है, जब ये कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो पहली चीज कि इन सभी लोगों को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर्म करना है। नंबर 2, सारे लोगों को कंपनी के शेयर लेने हैं। इस सब्सक्राइबर मस्ट टेक एटलीस्ट 1 शेयर। और अगर पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी की लिस्टिंग करवा दी गई, पब्लिक कंपनी में बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी आफ्टर लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, बट फॉर्मेशन रिक्वायर 7 पर्संस ओनली, नॉट अ पब्लिक इशू। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 7 लोग हो, आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो। पब्लिक कंपनी बनाने के अपने अलग फायदे हैं, लेकिन मेयरली बिकॉज यू आर अ पब्लिक कंपनी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिस्टेड कंपनी हो। तो पब्लिक कंपनी बनाने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको लिस्टिंग करनी है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो आप लिस्टिंग करवा के अपनी फॉर्मेशन करवा लो और उसको लिस्टिंग कंपनी के नाम से हम फिर डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन नंबर 3 कैपिटल ए कहता है मेंबर्स सिवियरली लायबल इन सर्टेन केसेस। तो मेंबर्स जो हैं वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे कुछ केसेस में। तो कौन से केसेस में मेंबर्स की पर्सनल लायबिलिटी है? तो लिखा है कंपनी मस्ट मेंटेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, दैट इज 2 फॉर प्राइवेट कंपनी, 7 फॉर पब्लिक कंपनी, एंड इफ नंबर ऑफ मेंबर फॉल्स बिलो द लिमिट and business continues more than 6 months and the members are aware of that, तो उस सिनेरियो में the members will be personally liable for the debts incurred during that period। कहने का मतलब क्या है कि आप लोग अब जानते हैं कि अच्छा प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर, पब्लिक कंपनी के लिए 7 मेंबर। अब इतने मेंबर्स आपको मिनिमम मेंटेन करके रखने, हो सकता है कोई मेंबर बाहर निकल जाए तो आपको नया मेंबर लेके आना पड़ेगा। अगर आपने ये मिनिमम मेंबर्स जो है वो मेंटेन नहीं किए और आप कंपनी का कारोबार जो है वो 6 महीने तक चला रहे थे और आपको पता था कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो मिनिमम लिमिट से कम हो चुके हैं, 6 महीने तक आपने कारोबार किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैड अंडरटेकन सर्टेन डेट्स, आपने कुछ उधारियां ली, कुछ पैसा लोगों से उधार लिया या किस बैंक से लिया। ऐसे सिनेरियो में जो भी कंसर्न लोग हैं वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे टू रीपे द डेट्स। तो इसका पॉइंट है कि रीजन क्या है कि कॉर्पोरेट वेल इज लिफ्टेड बिकॉज कंपनी इज नॉट फुलफिलिंग द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ पर्संस। पॉइंट क्या है? देखो, लिफ्टिंग ऑफ अ कॉर्पोरेट वेल का एक कॉन्सेप्ट है। कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है कि जब आपने कंपनी बनाई तो कंपनी अपने आप में एक लीगल एंटिटी है, राइट? लेकिन अगर आपने कंपनी बनाई, कंपनी के आपने कायदे जो टर्म्स हैं वो पूरी फॉलो नहीं करी, आपने रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, आपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फॉलो नहीं किया, जो कॉर्पोरेट वेल था, जो कंपनी लीगल एंटिटी बन रही थी और आपकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं बन रही थी, वो चीज अब हट जाएगी, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगा एंड यू विल बी पर्सनली लायबल। तो ये सिनेरियो आ गया कि कॉर्पोरेट वेल इज लिफ्टेड बिकॉज कंपनी इज नॉट फुलफिलिंग द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो ये यहां पे एक एग्जांपल मैंने आपके लिए रखा है कि a public company has 7 members, 5 leave, only 2 remains, तो कंपनी कंटिन्यूज ऑपरेटिंग 9 months। तो ऐसे सिनेरियो में जो भी उधार होगा वो लोग पर्सनली देने के लिए बाउंड हो जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है सेक्शन नंबर 4 के अंदर, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? तो पहला आता है नेम क्लॉज। तो अगर जो जैसे कोई पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी का नाम जो है उसके लास्ट में लिमिटेड लिखा होगा, लिमिटेड,
और अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके लास्ट में प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड जो है वो लिखा होगा, और 1% कंपनी के पीछे जो है 1% कंपनी लिखा जाएगा। तो जैसे एक्स 1% कंपनी, तो ये 1% कंपनी माना जाएगा। अगर किसी भी कंपनी के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो इसका मतलब वो प्राइवेट कंपनी है। जिस कंपनी के लास्ट में सिर्फ लिमिटेड लिखा है तो वो कंपनी जो है पब्लिक कंपनी मानी जाती है। अब इसके ऊपर कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस है कि कोई भी नाम जो है वो आइडेंटिकल या बहुत ज्यादा सिमिलर किसी दूसरी कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए। यू मस्ट नॉट mention a name of a company which is identical or similar to any existing company, and it cannot violate emblems and names act। जैसे आप प्राइम मिनिस्टर, कोई नेशनल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे वर्ड्स जो है वो यूज नहीं कर सकते अनलेस एंड द गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड परमिशन फॉर दैट। अगला जो पॉइंट है दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहां हुआ है। व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, कौन सी स्टेट में होता है। इट स्पेसिफाइज द स्टेट इन विच द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी हैज जुरिसडिक्शन फॉर द पर्पस for determining registration of company's jurisdiction and for determining the laws applicable like stamp duty etc। तो जिस भी जगह पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओगे कंपनी की, उसी जगह के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी एटसेट्रा जो है लगेगा। तो आपको मेंशन करना होता है अपने एमओए के अंदर कि कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहां पे। अगला आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये मेंशन करना होता है दैट व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द एंशिलरी ऑब्जेक्ट एंड व्हाट आर द अदर ऑब्जेक्ट्स। तो प्राइमरी पर्पस क्या है कंपनी का, मेन बिजनेस क्या है कंपनी का, और उसके साथ साथ बाकी ऑब्जेक्ट्स क्या है कंपनी के। इसके बाद अगर कंपनी अपने पर्पस के बियॉन्ड काम करती है, पर्पस के बियॉन्ड काम करती है, तो ऐसे सिनेरियो में हम कहेंगे कि अल्ट्रा वायरस काम कर रहा है। अल्ट्रा वायरस की थ्योरी अप्लाई होती है। इफ द कंपनी परफॉर्म्स एन एक्ट आउटसाइड ऑब्जेक्ट क्लॉज देन सच एक्ट्स आर सेड टू बी void। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इफ अ कंपनी इज फॉर्म टू मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल इट कैन नॉट स्टार्ट अ रेस्टोरेंट बिकॉज इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। अगला जो क्लॉज इसमें आता है दैट इज द लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में कि कंपनी की लायबिलिटी क्या रहेगी, लायबिलिटी बाय शेयर्स, लायबिलिटी बाय लिमिटेड बाय ग्रांट, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। तो कंपनी की लायबिलिटी कैसी है, शेयर्स तक लिमिटेड है, जो गारंटी कंपनी दी उस तक लिमिटेड है, या कंपनी जो है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। तो ये आपको लायबिलिटी क्लॉज में मेंशन करना होता है। अगला जो पॉइंट है दैट इज द कैपिटल क्लॉज। तो कैपिटल क्लॉज में दैट व्हाट इज द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, और डिवीजन ऑफ शेयर्स जो है वो करना है। डिवीजन ऑफ शेयर्स, तो कितने आप कंपनी के शेयर्स जो है वो डिवाइड करके लोगों देना चाहते हैं। इसके बाद अगला क्लॉज आता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो सब्सक्राइबर जो हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने कितने लिए हैं, दे कंसेंट टू फॉर्म द कंपनी, एंड थर्ड वन इज मस्ट साइन इन द प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस। तो जो भी लोग कंपनी के मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको बताना पड़ता है कि उन्होंने कितने शेयर्स लिए, उनका कंसेंट है कंपनी बनाने के लिए, और उन्होंने उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को विटनेसेस की मौजूदगी में ही साइन किया था। ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेक्शन नंबर 5 के अंदर आ जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इंटरनल रूल बुक है कि कंपनी के रोज के जो काम है वो कैसे होंगे। तो डिटेल्ड कंटेंट में क्या क्या चीजें आएंगी उसका पहले देखो कि कॉल ऑन शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर, पावर ऑफ डायरेक्टर, मीटिंग प्रोसीजर, वोटिंग राइट्स, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, कॉमन सील, फॉरफीचर ऑफ शेयर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रूल। ये सब पॉइंट्स जो हैं कहां पे लिखे जाएंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, कि जी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो कैसे आपने लोगों को देने हैं, डायरेक्टर्स की पावर क्या है, मीटिंग प्रोसीजर, वोटिंग राइट्स एटसेट्रा, डायरेक्टर को रिमूव करना है तो क्या तरीका रहेगा, अपॉइंटमेंट किसी नए डायरेक्टर की करनी है कैसे होगी, कॉमन सील कंपनी की जो स्टैंप होती है वो कैसे बनेगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स क्या है। तो वो सारी चीजें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रखी जाती हैं। इसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट प्रोवाइड सर्टेन प्रोविजंस कैन बी ऑल्टर्ड ओनली विद द स्ट्रिक्टर रिक्वायरमेंट्स। कि कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो चेंज करने के लिए आपको कुछ स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है, जैसे एग्रीमेंट ऑफ ऑल मेंबर्स, अप्रूवल बाय स्पेशल कंडीशन। तो ऐसी चीजें जो है लगाई जा सकती है। उदाहरण के तौर पे जैसे यहां पे लिखा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रिक्वायर 90% ऑफ अप्रूवल टू रिमूव डायरेक्टर इंस्टेड ऑफ सिंपल मेजोरिटी। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं कि अगर आपको डायरेक्टर रिमूव करना है तो 90% जो है वो मेजोरिटी अगर आएगी तभी रिमूवल होगा। तो ये कुछ स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर रखी गई हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है कि अगर कोई भी जो टर्म या क्लॉज है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, और वो चीज
कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट दिखती है, इनकंसिस्टेंट दिखती है, तो कंपनीज एक्ट जो है वो वहां पे प्रिवेल करेगा, कंपनीज एक्ट वहां पे प्रिवेल करेगा। तो ऐसा सवाल आ सकता है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज इनकंसिस्टेंट विद द कंपनीज एक्ट तो क्या प्रिवेल करेगा, कंपनीज एक्ट या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? द आंसर इज कंपनीज एक्ट विल प्रिवेल। इसके बाद सेक्शन नंबर 7 बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी की। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन को लेकर ऑफ कंपनी की बात करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनकॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी की रजिस्ट्रेशन कब हुई है। सो इट इज अ लीगल बर्थ ऑफ द कंपनी। क्या रिक्वायरमेंट्स है रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। एमओए की रिक्वायरमेंट रहेगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, डिक्लेरेशंस देनी पड़ेंगी, जो भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है जैसे सीए, सीएस या एडवोकेट, ये डिक्लेरेशन देंगे। सब्सक्राइबर्स कौन है, फर्स्ट डायरेक्टर कौन रहेगा, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे पैन, आधार, पासपोर्ट इनके लगेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्रूफ जो है वो लगेगा, कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर जिसमें फॉर्म DIR 2 जो है वो लगता है, स्पेसिमन सिग्नेचर और साथ में DSC होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा। तो जैसे हमने IT एक्ट के अंदर पढ़ा था डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कैसे बनता है, तो वो चीजें जानने के लिए आप IT एक्ट वाली क्लासेस जो है वो जरूर लगाएं। तो जब आपने इस कंपनी को रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर करवा दिया तो रजिस्ट्रार सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद अपनी कंपनी को रजिस्टर कर देगा। तो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट बन गया, तो इशूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज एंड इट मार्क्स लीगल बर्थ ऑफ द कंपनी। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ रजिस्ट्रेशन का, कि कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई। जो भी पैन या टैन नंबर होगा वो कंपनी के नाम पे अलॉट होगा और कंपनी जो है अब अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंटर कर सकती है। इसके बाद सेक्शन नंबर 7 क्लॉज 7 कहता है कि फ्रॉडुलेंट इनकॉर्पोरेशन, कि अगर कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन गलत तरीके से फ्रॉड करके, डिसेप्शन करके लिया है, तो ऐसे सिनेरियो में जो ट्राइब्यूनल है, कंपनी ट्राइब्यूनल, वो कंपनी का नाम रजिस्टर से मूव करवा सकता है, कंपनी की वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग हो सकती है, डायरेक्टर्स को पर्सनली लायबल कर देंगे और पेनल्टीज जो है वो इंपोज करेंगे। इसके बाद अगला सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 8। सेक्शन 8 जो है वो चैरिटेबल कंपनीज की बात करता है। चैरिटेबल कंपनीज वो कंपनीज हैं जिनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो था वो चैरिटी के लिए है, जैसे साइंस, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, स्पोर्ट्स, रिसर्च, एजुकेशन को प्रमोट करना। सो कंपनीज फॉर्म्ड फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस, आर्ट, चैरिटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, स्पोर्ट्स, रिसर्च, एजुकेशन। तो अगर ऐसी चीजों को लेके कंपनी जो है वो इसको इनकॉर्पोरेट किया गया तो उस कंपनी को चैरिटेबल कंपनी के नाम से डिनोट किया जाता है। चैरिटेबल कंपनी में डिविडेंड जो है वो नहीं मिलता है, नो डिविडेंड इज अलाउड, प्रॉफिट मस्ट बी यूज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, किसी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा। नो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड इज रिक्वायर्ड, गवर्नमेंट में अलाउ यूजिंग नेम विदाउट लिमिटेड। तो मतलब जब आप नाम लिख रहे हो तो आपको लिमिटेड वर्ड वहां पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस जो है वो मैंडेटरी रहेगा, इफ कंपनी वायलेट्स द कंडीशन तो लाइसेंस जो है वो रिवोक हो सकता है। और वाइंडिंग अप अगर होगी तो रिमेनिंग एसेट्स जो हैं वो किसी दूसरी कंपनी को जाएंगे, नॉट टू द मेंबर्स। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं कि रिमेनिंग एसेट्स मस्ट गो टू अनदर सेक्शन 8 कंपनी, नॉट टू एनी अदर कंपनी। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखने कि अगर वाइंडिंग अप हुआ तो किसी और चैरिटेबल कंपनी को सारा का सारा जो एसेट्स है वो जाएंगे, किसी मेंबर को नहीं जाएंगे। इसके बाद अगला जो सेक्शन हमारे लिए आज के लिए इंपॉर्टेंट है वो है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 9 के अंदर आपको मिलता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो कंपनी एक बार रजिस्टर हो जाए तो कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज फॉर एवर। ये चीजें हम लोग जब कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ाई जाती हैं कि मेंबर्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन जो है वो होता है। कॉमन सील रहेगी कंपनी की, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और कंपनी के नाम पे, और कंपनी अपने नाम से केस जो है वो कर सकती है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है सेक्शन नंबर 9 के अंदर, दैट कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन, इट हैज अ कॉमन सील एंड इट कैन ओन प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कैन सू एंड बी सूड ऑन इट्स ओन नेम। और आज के लिए जो लास्ट सेक्शन हमारा रहेगा दैट इज इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जब भी कंपनी जो है एमओए और एओए बनाती है, लोगों ने बनाया और उसके बाद कंपनी हमारी रजिस्टर हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स, कॉन्ट्रैक्ट अमंग मेंबर्स। तो ये चीजें जो हैं एमओए और एओए जो है इस तरह से ऑपरेट करते हैं कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें मेंबर्स के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट्स है, क्या टर्म्स है, वो एओए या एमओए के आधार पे पता लग जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है क्योंकि इंटरनल गवर्नेंस जो है एमओए और एओए के थ्रू जो है वो रेगुलेट अच्छे से हो जाती है। सो आज के क्लास में हम लोगों ने सेक्शन नंबर 10 तक जो है ये वाइंड अप किया है। अगली क्लास में हम लोग फर्दर सेक्शन जो है उसको
गो थ्रू करेंगे। सो जितने भी लोग आज के सेशन में पहली बार आए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आने वाले जितने भी हमारे कंपनी एक्ट के जितने भी सेशंस रहेंगे वो हमारे मेंबर्स के लिए रहेंगे स्पेसिफिकली। तो मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब पे ज्वाइन आप हमारे चैनल को कीजिए, यूपीएससी, सीबीआई, पीपी, एपीपी के आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए। पुराने जितने भी सेशंस हमने पिछले 7 सब्जेक्ट्स के ऊपर कर लिए हैं वो आप सुन सकते हैं, केस लॉज आपको मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ आज की क्लास भी आज की क्लास तो सभी के लिए अवेलेबल है, आगे आने वाली क्लासेस हमारे मेंबर्स के लिए स्पेसिफिकली अवेलेबल होंगी। इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।